आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से है। चैप्टर नंबर 4 जो है जिसका नाम है द सेल, और ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसका लॉन्ग का कम्बिनेशन जो है ये चैप्टर नंबर 12 के साथ है। ठीक है, यानी कि बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर जो 12 है इनका कम्बिनेशन लॉन्ग में आता है। यानी कि एक पार्ट जो है चैप्टर नंबर 4 में से आएगा 4 मार्क्स का, इस तरीके से बी पार्ट जो होगा क्वेश्चन का वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा 4 मार्क्स के, यानी कि टोटल जो है वो 8 नंबर का लॉन्ग आएगा इस कम्बिनेशन में से। तो इस चैप्टर का आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि सेल क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई, या इसमें कौन कौन सी डिफरेंट जो हैं वो सेल थ्योरीज़ क्या लें पेश की गई, वो कौन कौन सी हैं उसको आज हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। अगर हम सेल को डिफ़ाइन करें तो हम सेल को डिफ़ाइन करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। जनरल हम पहले डिस्कस करते होते थे 9th क्लास 10th क्लास में, यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। ज़िंदगी की इकाई जो है वो सेल है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डिफाइन करना चाहते हैं सेल को तो इसका मतलब होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि सेल आपस में मिलते हैं तभी कोई स्ट्रक्चर बनती है। सेल मिलते हैं तब ही टिश्यू बनते हैं। सेल मिलते हैं टिश्यू, टिश्यू मिल के आपको पता है फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम मिलते तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेल ही है। सेल मिलते हैं तभी कोई स्ट्रक्चर बनती है। अब सेल जो है उसका हर एक सेल का एक फंक्शन भी है। इस तरीके से टिश्यू का भी एक फंक्शन है जब सेल आपस में मिलते हैं। इस तरीके से टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन का भी फंक्शन है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का भी क्या है, एक फंक्शन है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। अब दुनिया में बहुत तरह के जानदार हैं। बेसिकली अगर बात करें तो यूनिसेलुलर हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल पाए जाते हैं। उनकी बॉडी बहुत सारा कह लें कि सेल पर मुश्तमिल होती है। जो होते हैं यूनिसेलुलर उनकी बॉडी एक ही सेल पे मुश्तमिल होती है। अब आते हैं कि सेल जो है उसको डिस्कवर किसने किया, कैसे किया। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, और इसने क्या किया, इसने अपनी ही सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बनाई, और उसके नीचे उसने जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है कॉर्क जिसको हम कहते हैं, पहले जो लैब्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट मोस्टली जो केमिस्ट्री का लैब है उसके अंदर हम कोई भी बॉटल है या टेस्ट ट्यूब उसको बंद करने के लिए इसके ऊपर एक लिड टाइप सी स्ट्रक्चर लगाते थे जिसको हम कॉर्क कहते हैं। वो लकड़ी का बना होता था, लेकिन आजकल वो प्लास्टिक के आ रहे हैं। लेकिन लकड़ी के छोटे से टुकड़े को हम क्या कहते हैं, हम कॉर्क कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसने बनाई थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसको माइक्रोस्कोप जो इसने खुद से बनाई थी उसके नीचे रख के देखा। तो जब उसने इसके नीचे रख के देखा तो इतना सा एरिया जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको इस छोटे से टुकड़े में बहुत ज़्यादा मिकदार में छोटे छोटे से खाने से नज़र आए, कंपार्टमेंट नज़र आए इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो कंपार्टमेंट हैं ये जस्ट लाइक हनी कॉम, यानी कि जो हनी बी का छत्ता होता है जिसमें हनी बी रहती है उसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे सुराख से होते हैं छत्ते के अंदर, हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट। तो बिल्कुल वैसा ही इसको लकड़ी के टुकड़े के अंदर छोटे छोटे से खाली जगह सुराख से नज़र आए। जैसा कि मक्खी के छत्ते के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं वैसे इसको सुराख नज़र आए। तो इसने इन सुराखों को इस तरह से जो खाली से छोटे छोटे सुराख थे इनको सेल का नाम दे दिया। इसने कहा कि ये जो छोटे छोटे से खाली जगह हैं, छोटे छोटे से सुराख हैं, ये असल में सेल हैं। और इसके नज़रिए के मुताबिक जो सेल है उसकी एक बाउंड्री तो है लेकिन सेल के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसने कह दिया सेल
इज एन एम्प्टी स्पेस। सेल जो है वो अंदर से खाली होता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती। अब इसने ये जो सारा काम किया था, ये इसने अपनी एक बुक जिसका नाम उसने रखा माइक्रोग्राफिया। माइक्रो का मतलब स्मॉल, ग्राफिया का मतलब शक्ल सूरत आप कह लें, डायग्राम कह लें, यानी कि वो जानदार जो छोटे होते हैं या कोई भी छोटी चीज़ें जो कि इंसानी आँख से नज़र नहीं आती, उसके लिए उसने बुक बनाई जिसका नाम माइक्रोग्राफी, और उसके अंदर उसने बताया कि उसने सेल को किस तरह से डिस्कवर किया। उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि सेल के ऊपर इतना ज़्यादा तफसील से काम नहीं हुआ, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर सर्च करना बंद कर दी। लेकिन फिर काफ़ी अरसे के बाद आप कह सकते हैं लॉरेंस ओकेन एक साइंटिस्ट था, उसने 1805 के अंदर क्या किया, उसने एक टर्म पेश की। उसने कहा आल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म आर कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स आर सेल। उसने कहा कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो वेसिकल या सेल से मिलके बनती हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल हैं और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, यानी कि हर जानदार की बॉडी के अंदर सेल पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ साथ वो कोई ना कोई फंक्शन भी अदा करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब इसी से मिलता जुलता आइडिया कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, वो सेल या वेसिकल से मिलकर बनते हैं, और इससे से मिलता जुलता नज़रिया जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एक और साइंटिस्ट था, उसने भी पेश किया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि पहले जो रॉबर्ट हुक ने नज़रिया पेश किया था कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस, अब उसके चेंज होने का वक्त आ गया है। वो कैसे आया कि 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसी तरीके से उसने भी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना शुरू कर दिया। जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसने ब्रीफली उसको स्टडी किया तो पता चला कि सेल जो है उसके अंदर एक छोटा सा डार्क सा एरिया है। ठीक है, जिस तरह आप कह लेंगे सेल है, तो उसने जो रॉबर्ट हुक था उसको सेल के अंदर सिर्फ कुछ नज़र नहीं आया दरमियान में, उसने कह दिया सेल एम्प्टी स्पेस है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने जब सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको इसके अंदर एक छोटा सा डार्क एरिया नज़र आया। इस डार्क एरिया को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। तो इस तरीके से जो रॉबर्ट हुक का नज़रिया था सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस, वो चेंज हो चुका, वो ख़त्म हो चुका। इसका मतलब ये है कि सेल अंदर से खाली नहीं होता, बल्कि सेल के अंदर एक डार्क सा एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट दो आए, शेल्डन एंड शिवान। शेल्डन जो था वो बॉटनिस्ट था 1838 के अंदर, और शिवान जो था जूलॉजिस्ट था, इसने 1839 के अंदर। आप कह लें दोनों ने काम किया सेल के ऊपर, और फिर इन्होंने पेश की सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के मुताबिक सेल तीन चीज़ों पे बेसिकली, तीन कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, तीन कंसिस्ट करता है, थ्री कंपार्टमेंट में आप कह लें या तीन चीज़ों पे कह लें। एक सौ सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म है, तीसरा क्या है, अंदर न्यूक्लियस है। जिस तरह से अगर मैं दोबारा से ड्रा करूं, हम कह सकते हैं ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इन एनिमल सेल। उसके बाद अंदर की तरफ जो है डार्क सा एरिया मैंने बताया है पहले भी, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक लिक्विड, जेल लाइक लिक्विड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में, ये जो वाइट सा एरिया है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सा है जो कि पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में, और इसी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं जो इसी चैप्टर के आगे जाके हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गेनेल इसके अंदर पाई जाती हैं। तो शेल्डन और शिवान ने सेल थ्योरी पेश की। इन्होंने बताया कि सेल बेसिकली तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, तीन कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, एक है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि इस सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द भी एक और कह लें कि कवरिंग पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल को ड्रा करें तो ये है सेल वॉल, इसके अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा
वैक्यूल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में आउटरमोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल में आउटरमोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है रॉडोल्फ विर्चो ने कहा कि ओमनस सेलुला इस सेल, और इसके मुताबिक जो है वो ये था कि जो नए सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से ही मार्ज़ वजूद में आते हैं। मतलब ये हुआ नए सेल हमेशा से पुराने जो सेल हैं उनमें डिवीजन होती है और उससे के नतीजे में नए सेल बनते हैं। उसके बाद बायोजेनेसिस, ये बायोजेनेसिस का नज़रिया है। बायोजेनेसिस का नज़रिया ये है कि ज़िंदा चीज़ें ज़िंदा चीज़ों से ही बनती हैं। हम कह सकते हैं न्यू लिविंग थिंग्स form by the division of already existing thing, ठीक है, already living thing, already existing living things, ठीक है। और ए बायोजेनेसिस के नज़रिए के मुताबिक क्या है, जो लिविंग थिंग हैं वो नॉन लिविंग थिंग से बनती हैं। मतलब ये हुआ बायोजेनेसिस का मतलब ये है कि जानदार चीज़ों से जानदार बनती हैं, और ए बायोजेनेसिस का नज़रिया क्या है, जानदार चीज़ें बेजान चीज़ों से बनती है। और इन दोनों का पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मुकाबला भी हुआ, और उसके नतीजे में जो बायोजेनेसिस वाले साइंटिस्ट थे जो मानते थे कि जानदार चीज़ों से ही पैदा होती हैं, वो जीत के। इसलिए हम कह सकते हैं बायोजेनेसिस इज़ अ करेक्ट हाइपोथेसिस। उसके बाद लुईस पास्चर आया, और लुईस पास्चर जो है कि अपन के कह लें कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। इसने माइक्रोबायोलॉजिस्ट के ऊपर बहुत काम किया, इसने वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसने भी एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट ने भी जो रॉडोल्फ विर्चो था उसकी थ्योरी को सच साबित किया कि नए जानदार जो सेल हैं वो पुराने सेल से ही डिवीजन से ही बनते हैं, और इसने बायोजेनेसिस के नज़रिए को भी ठीक साबित कर दिया। उसके बाद आते हैं अगस्ट वाइजमैन। अगस्ट वाइजमैन एक साइंटिस्ट था, और उसने बताया कि तमाम जानदार जो है वो एक ही कह लें उनका कॉमन ओरिजिन है, वो एक ही जानदार से या एक ही चीज़ से निकले हैं, बने हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रक्चरली और मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। मतलब अगर एक जानदार की बात करें, उसकी अगर हिस्ट्री में जाएं या दूसरे जानदारों को भी अगर हम देखें, तो तमाम जानदारों के अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसके अलावा उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तमाम जानदार जो है उनका ओरिजिन जो है, जिस जानदार से वो निकले हैं वो एक ही है, एक जानदार से निकले हैं, इसका मतलब उनमें चेंजेस आती गई, इसलिए वो एक दूसरे से डिफरेंट होते गए, जिसको हम एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन सबका बेसिक ओरिजिन एक ही जानदार से हुआ है। तो ये था सेल थ्योरी के बारे में, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।